हिंदी पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या कि यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है। ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की तरह प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमने धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है, या तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है,
वरना आजकल की लड़कियों के सारे सारे तो पाउडर का कारबर चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। सही पाउडर ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे। चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो भी लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रत्न मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन दे ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहाँ यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम्हें जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हा हा हा, आइए आइए, हा हा हा। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। इनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है।
राम स्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, या तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कही कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था क्या? बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल था जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, यही तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू। राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हाँ हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ हाँ, शंकर भी यही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझ, अच्छा वो समझा, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप कुछ तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है? हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिए, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी, कुछ खखार कर इधर उधर दिखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, चुप कर, क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद,
नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो इस जायका क्या रहेगा। राम स्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर ठकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वाह क्या। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल वह खूबसूरती का सवाल भी बेअदब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। दस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला वो समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है ना साहब, हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरे को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लाइए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों में से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों को तो काम तो ये है ही पढ़ना, काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स की वगैरह बहस करने लगी, तो तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए।
शंकर धन्यवाद पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कुछ पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं, पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आग छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, हाँ हाँ यही है, हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। राम स्वरूप जरा सब पकाकर, जी हाँ, वह तो वह पिछले महीने से इसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तालीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों में मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसमें। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जनाब, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती।
क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी, चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप, चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह की नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, अपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बैंत ढूंढकर उठाते हैं। BA पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो। दरवाजे गिर पड़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है।